हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 120 है इस वीडियो सीरीज का। इसमें हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, एक कहानी की तरह समझेंगे इसको। जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो, शुरू करते हैं बच्चों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती हैं हमें? अब आपने एक्टिविटी तो देख लिया कि बिजनेस कैसे, अब जिनको उधार लिया हुआ है जिनसे, उनको जितनी जल्दी पैसा देती है, जिनको दिया हुआ है उनसे कितनी जल्दी रिकवर करती है, इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होती है, ये सब कुछ आपने देख लिया। अब भाई एंड में बात ये आती है कि बिजनेस बिजी तो बहुत है, काम तो बहुत कर रहा है, डेली काम कर रहा है, पर क्या वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं? मतलब कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं? अब इन रेशियोज में अपन लोग वो देखेंगे कि कितना बिजनेस एफिशिएंट है, कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या वो एफिशिएंट है कि वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताएगी एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। याद रखना है बच्चों, प्रॉफिट हमेशा हम ऑपरेशन से कैलकुलेट करेंगे, कुछ अदर इनकम से नहीं होगा। कि सपोज आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया तो वो इसमें नहीं आएगा, आपके ऑपरेशन से जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो आएगा। क्लियर है? इसमें मेनली 5 रेशियोज आती हैं बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, देखने में आपको ज्यादा लग रही होंगी, है बहुत ईजी है। स्टार्टिंग करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? वही वही बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट वाला। कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता होगा, आप सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें से माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको परसेंटेज की टर्म्स में बताओगे। अब देखना बच्चों, मोस्ट ऑफ द रेशियोज में ना आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिनोमिनेटर में ही दिखेगा। ये आपको बताएगा कि अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने बेस मान लिया। ठीक है, इसको आपने बेस मान लिया, सब कुछ इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। लेट सपोज आंसर आता है 10%। फॉर एग्जांपल, इट मींस जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो रेवेन्यू का 10% है। रेवेन्यू अगर लाख है तो वो 10,000 है। मतलब अब आपका बेस जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही रहेगा। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है? रेशियो तो आप निकाल ही लोगे, बात तो ग्रॉस प्रॉफिट की आएगी। वही फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का मेथड आपको बताए भी हुए हैं बच्चों। अगर प्रॉफिटेबल है तो क्या है, लॉस में है तो क्या है, पिछले में हमने डिस्कस करा था। एंड ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से निकल जाता है। एंड आपको ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था ना कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं गिवन तो आपने उसको निल मान लेना है। क्लियर? छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 10 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7 लाख, तो इसका प्रॉफिट रेशियो निकालोगे 30% निकल आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट मींस जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्लियर? तो अब आप सब कुछ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कंपेयर करोगे। कहने का मतलब, अगर फर्म 100 रुपया सेल्स होती है ना फर्म को, तो उसमें से 30 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ये आपको ये बताएगा। एंड 70 रुपए क्या आता है? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज बेचने पे जो खर्चा आ रहा है कंपनी का, वो 70 रुपए है। ठीक है, अब ये रेशियो आपको बताएगी क्या? जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगी तो इट मींस आपकी सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट आपने सेम रखा हुआ है। मतलब अगर ये रेशियो, सपोज अगर आपका रेशियो ये बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो आप रेशियो, तो क्या आपको क्या बेनिफिट है कि क्या लॉस है? देखो, अब आपको ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला देखो बच्चों इसका एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर रेशियो ये बढ़ेगी तो इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, बेनिफिट हो गया। या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए, या अगर आपने सपोज सेल्स कम करी है, सेल्स कम करी
प्रॉफिट उतना ही है तब भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज करके। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे देखते हैं रीजंस फॉर इंक्रीज, कि ये क्यों क्यों इंक्रीज हो सकती है। अगर सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दिया बच्चों, ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस नहीं बढ़ाया, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिडक्शन आ गई, या दोनों आ गए, तो ये रेशियो इंक्रीज कर जाएगी। अब ये डिक्रीज कब करेगी? अगर उल्टी कंडीशंस हो जाएंगी तो ये डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अब इस रेशियो को कैलकुलेट करने के ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या रहता है? सबसे पहले एफिशिएंसी बच्चों, एफिशिएंसी बताएगा कि आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या है, कि आपको अच्छा खासा ग्रॉस लेवल पे अभी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट देखोगे, इसके बाद तो अभी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कंसीडर करने हैं अभी तो। क्लियर है? तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मेथड वही है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम आपको बता रखा है बच्चा, कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। बताता क्या ये हमें? ओ मेजर्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जितना रेशियो हायर रहेगा उतना बेटर है। लास्ट में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन तो आपने उसको निल मान के चलना है, ठीक है। चलो अब सेकंड रेशियो आ जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बच्चे अब बताएगा? देखो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम रहता है ना, अब ये कंपेयर करेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है एक तरफ से आपके पास, ठीक है, देन जो आपका खर्चा आया है एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो जो खर्चा है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे आपके, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखो ये परसेंटेज की टर्म में आएगा, लेट सपोज आंसर आया 10%, इट मींस जो आपका खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लाख है तो 10,000 रुपया ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है आपका, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपने एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है, जो बिजली पानी सैलरी के सब कुछ, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जितने का आपने माल बेचा बच्चों, वो जो खर्चा है आपका, वो सारा आपने ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में कंसीडर करना है। क्लियर है? देन अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, आपको बता ही दिया। एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, बिजली पानी के बिल भरे, किराए दिए, डेप्रीसिएशन हुई, इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन हुई, वो जितने लटरम फटरम खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देने हैं। प्लस और ये तो ऑपरेटिंग में आ जाएंगे, साथ के साथ आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेन खर्चा है कि कितने का माल आपका बिका है, वो भी आपको कंसिडर करना है ये रेशियो कैलकुलेट करने में। क्लियर है? और क्या नहीं कंसीडर करना बच्चों? इंटरेस्ट, यस, फाइनेंस के साथ रिलेटेड जो खर्चा है, जो आपके ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, एक्चुअल में आपने इंटरेस्ट दिया, वो आपने कंसीडर नहीं करना। आपको कोई डिविडेंड पेड रिसीव्ड आ गया, कोई प्रॉफिट आ जाता है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये चीजें कंसीडर नहीं करनी है आपको। आपको कोर एंड कोर ऑपरेशंस के साथ ही इंटैक्ट रहना है, चिपके रहना है, कि जो आपके ऑपरेशंस का काम है, ठीक है। जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट ये नहीं रहेगा। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 8 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 6,40,000। क्लियर है? तो रेशो क्या आ जाएगी? 80%। इट मींस यहां से क्या पता लगता है कि 80% तो रेवेन्यू का जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही जा रहा है। क्लियर है? और जो 20% बाकी बच गया वो आएगा एज अ प्रॉफिट। क्लियर है? यहां से आप ये रेशो का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ऑपरेटिंग रेशो के साथ ही बच्चों आगे आ जाती है एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये साथ साथ चलेगी। अगर दोनों का सम 100 रहता है, अगर ऑपरेटिंग रेशो बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। आगे देखना आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या, तब आपको पता चल जाएगा। दोनों का सम जो है वो 100 ही रहता है, ठीक है। जितनी रेशो ये कम होगी ना उतना बेटर है, बिकॉज इट मींस आपके खर्चे उतने कम है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा है, तो ये लोअर उतना ही बेटर है, ठीक है। जितना रेशो बढ़ेगा, राइजिंग रेशो रहेगा ना, तो इट विल इंडिकेट डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी, कि आपकी एफिशिएंसी
कम है, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आ गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, क्लियर। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आएगा ही आएगा, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। क्या कंसीडर नहीं करना? जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं आपकी, या इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एसेट सेल, जो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है वो इसमें कंसीडर आपको नहीं करना, ठीक है। जितना ये कम रेशो रहेगा, इट मींस खर्चे उतने कम है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा है, उतना ये बेटर रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? चलो, अब थर्ड रेशो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है थोड़ा सा, वो आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ठीक है। वो देखते हैं वो क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब आपको यहां पे हम पिछली रेशो में कंसिडर कर रहे थे खर्चे, यहां पे आएगा प्रॉफिट, कि आपको जो कोर ऑपरेशंस के खर्चे छोड़ने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग बच्चों इसमें अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ ऑपरेशंस के खर्चे आएंगे, ठीक है। रेशो, इसका फॉर्मूला क्या, रेशो क्या रहेगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो तो हर बार ही आ रहा है, ठीक है। बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पूरा इनकम रेवेन्यू आ जाएगा माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या? जो आपकी ऑपरेशंस के खर्चे हैं, तनख्वाह, वो सब कुछ, डेप्रिसिएशन, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज ऑपरेटिंग कॉस्ट है 8,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 10 लाख, तो रेशियो बच्चों जब आप निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है। 10 लाख में से आप सबसे पहले, ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, 10 लाख में से 8.5 लाख माइनस कर दोगे, ठीक है। जब रेशो लोगे, 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 15%। मतलब 15% आपका ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, कि मान लो कल को सेल्स अगर ₹1,00,000 है सपोज, तो 15,000 आ जाएगा। सेल्स 10 लाख है तो 1.5 लाख आ जाएगा। मतलब अब ये 15% आप सेल्स के कंपैरिजन में देख रहे हो, ठीक है। मान लो ₹100 सेल्स है तो इट मींस ₹15 आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी बच्चों ये ख्याल रखना है, यहां पे आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करें, अभी नॉन ऑपरेटिंग आपके पेंडिंग है, वो आगे आएंगे थोड़े से, ठीक है। तो जितनी ये रेशो ज्यादा होगी, इट मींस प्रॉफिटेबिलिटी आपकी उतनी ज्यादा है। क्लियर है? तो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकालते हो रेवेन्यू से माइनस जितने आपके खर्चे आए। खर्चे आपने कौन कौन से कंसीडर कर रहे हैं? जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और फाइनली जितना ज्यादा ये रेशो रहेगा उतना ज्यादा बच्चों बेटर रहेगा। क्लियर है? देन फोर्थ रेशो आ जाती है नेट प्रॉफिट रेशो। बच्चों देखो, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि अब आपने पूरे हर तरह के एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेने हैं बच्चों, ऑपरेटिंग भी होगे, नॉन ऑपरेटिंग भी होगे, और उसके बाद जो एंड में शेष रह जाएगा ना, वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां पे रेशियो अपन निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट आएगा, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मालिक लोग हैं, वो इंजॉय करेंगे। क्यों? अब उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर कर ही लिए, उसके अलावा टैक्स जो देना था सरकार को वो भी दे दिया, जो बैंक को इंटरेस्ट देना था, जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो भी दे दिए, ठीक है। तो रेशो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बात तो देखो, डिनोमिनेटर में तो हमेशा देखो आपने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही रह रहा है, न्यूमिनेटर में अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, रेवेन्यू 12 लाख था, तो रेशो आ जाएगी 10%। क्लियर है? इट मींस हर 100 रुपए की सेल के पीछे 10 रुपए नेट प्रॉफिट निकल रहा है, कि जो कि कंपनी के मालिक इंजॉय कर रहे हैं। क्लियर? ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की बताएगा। क्लियर? एंड अगर अपन लोग ने ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं कि पास्ट में, तो वो आप इससे कर सकते हो। बेंचमार्क है, अगर सपोज आपकी कंपनी किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि हम इंडस्ट्री की एवरेज से ऊपर हैं कि नीचे हैं, तो वहां से आप ये नेट प्रॉफिट का रेशो निकालते हो। क्लियर है? इसको समराइज कर दें बच्चों, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी सारे तरह के एक्सपेंसेस कंसीडर करने के बाद फॉर्मूला क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। क्लियर? एग्जांपल आपने देख ही लिया, लेट्स सपोज 1,20,000 प्रॉफिट है, 12 लाख रेवेन्यू है, तो 10% ये निकलेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है? ओवरऑल एफिशिएंसी ये बताता है, और आप इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसको भी चेक कर सकते हो अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चों?
लास्ट रेशियो आपके पास आ जाती है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा लगा रखा है ना। अब आपने तो देखो बिजनेस का तो आपने चेक कर लिया, आपने बिजनेस को अब सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों चेक कर लिया। अब आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे जो मालिकों का एक्चुअल में पैसा लगा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी आप सेल्स के साथ कंपेयर नहीं करोगे, अब आप पैसा जो मालिकों का कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके कंपैरिजन में आप चेक करोगे कि कितना रिटर्न निकल रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा रिटर्न निकलेगा इट मींस उतना यूज ऑफ फंड्स अच्छा हो रहा है। ठीक है, मतलब फंड्स इन्वेस्ट कितने करें और प्रॉफिट कितना कराएं। ऐसे ही बच्चों हम कंपेयर करते हैं ना, जब हम अपन बैंक में एफडीज कराते हैं, हम देखते हैं कि भाई मैं ₹1,00,000 लगा रहा हूं तो मुझे मिल कितना रहा है। मींस हम हर कुछ कंपेयर करते हैं जितना हम इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें हम वही चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने इसमें अर्निंग में इंटरेस्ट एंड टैक्स के एक्सपेंस को अभी कंसिडर कर लेना है। ठीक है, एंड डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। अच्छा बच्चों, क्यों हमने देखो हमने क्यों एंड वाला प्रॉफिट नहीं लिया? ठीक है, क्यों? द रीजन इज कि जो प्योर एफिशिएंसी है ना, बिजनेस की प्योर एफिशिएंसी, आप जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ठीक है, ये तो कभी कभार होने वाले हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट हो सकता है कोई बिजनेस ले ना ले, किसी का टैक्स कम बने ज्यादा बने, तो आपको इनको डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, प्योर एफिशिएंसी जो है वो इनको कंसीडर करके, ठीक है, मतलब इनको आप निकाल के नहीं निकलेगी, इनको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आएगी। क्लियर है? और जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, बहुत बार आपने कर लिया है, लाइबिलिटी साइड से भी निकलती है और एसेट साइड से भी निकलती है। फंडा वही है जो आपकी बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसको रीअरेंज करते हो, बाद में आप जो नॉन करंट एंड इक्विटी को एक साइड कर लिया और करंट लाइबिलिटी को दूसरी तरफ ले गए, वो वर्किंग कैपिटल निकल गया, और जो लेफ्ट एंड राइट आया आपके पास दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एक्चुअल में मालिकों का जो पैसा है वो कोर काम में कितना लग रखा है ना, जो ऑपरेशंस में जिस काम की कंपनी है उसमें कितना लग रखा है, वो ये बताता है। क्लियर है? अब इसको चाहे आप एसेट से करो लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करो, आपके आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसमें मेन चीज, एक चीज ध्यान देने वाली है, चाहे जौन सी मर्जी साइड से कंसिडर कर लेना, ठीक है, सिर्फ ये चीजें आपको माइनस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वही है बच्चा जो पार्टनरशिप फर्म में भी आपने करा था, है ना? क्यों? क्योंकि एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स जो होंगे, लेट सपोज कोई आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे रखा है, कोई एडवांस में पेमेंट कर रखी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, अब वो आप मोनेटाइज तो नहीं कर पाओगे ना, इस वजह से उनको माइनस करना पड़ता है। गुडविल को आप मोनेटाइज तो नहीं कर पाओगे ना, इस वजह से इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना? एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, यस, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कि जो आपके काम के साथ रिलेटेड नहीं है, आपने एक्सेस पैसा सरप्लस कहीं पे लगा दिया, वो नॉन ट्रेड आपको माइनस करनी है। ठीक है, हमेशा याद रखना, चाहे आप एसेट से करो चाहे आप लाइबिलिटी साइड से करो, ये पोर्शन आपको माइनस करके ही निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। क्लियर है? जौन सी मर्जी साइड से कर लो, अगर आप एसेट साइड से करोगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल आएगा, सेम फॉर्मूला है, एंड वो आपको माइनस करना ही करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना? वो तीन चीजें, लाइबिलिटी साइड से करो एसेट साइड से करो, वैल्यू आपकी सेम आएगी। क्लियर? अब सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेट्स सपोज 2 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड थी 10 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 20%। क्लियर है बच्चों? जितना ये ज्यादा रहेगा, ठीक है, उतना इट मींस बेनिफिट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है 20% का? कि हर 100 रुपए के पीछे आपको 20 रुपए जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। देखो पहले जितनी भी रेशियोज आपने देखी, आपने सेल्स के साथ कंपेयर करा ना, इसमें आप अपनी जो आपकी इनपुट है, जो आपने पैसा लगाया है, उसके साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या है? एफिशिएंसी। यस ऑफ कोर्स, एफिशिएंसी बताएगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं कंपनी की, फर्म की। ठीक है, जितना पैसा लग रहा है उसका अच्छा यूज हो रहा है कि नहीं। कंपैरिजन, बेस्ट रेशियो फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, कि अगर आपने दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन करना है ना, ये सबसे बेस्ट रेशियो माना जाता है।
क्योंकि यहाँ पे आप मालिकों के पैसे की कितनी कदर हो रही है ना, वो देखा जाएगा इसमें, ठीक है। और जजमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की कि नहीं, वो यहाँ से जज करते हैं कि जो फंड्स का सही यूज हो रहा है कि नहीं। क्लियर है। अब बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग एफिशिएंसी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताएगा, नेट प्रॉफिट में ओवरऑल आ जाएगा, देन रिटर्न इन ऑन इन्वेस्टमेंट्स में कि टोटल फंड्स जो लगे हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है। क्लियर है। एक बार इसको समराइज कर लें। फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे आप एसेट साइड से करो चाहे लाइबिलिटी साइड से, एक चीज ध्यान रखनी है कि वही 3 चीजें आपको माइनस जरूर करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। एंड आउटपुट, ऑलवेज जो आउटपुट आएगा वो परसेंटेज की टर्म में रिफ्लेक्ट करा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर दूंगा जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह जाए आपने पूछते रहना है, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहना है। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।